कभी ना कभी आपने वो इंटरव्यू देखा होगा रील या कहीं पे, पोलैंड का एक कोई पॉलिटिशियन होता है, उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई तुमने कितने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को लिया है, और वो जवाब देता है कि नन, जीरो, एक भी नहीं। तो आगे से इंटरव्यूअर सवाल पूछता है कि शायद वो लेडी होती है कि पूछती है कि भाई तो तुम इस बात पे बहुत प्राउड फील करते हो? वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं प्राउड फील करता हूँ, अगर इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट की बात हो रही है तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। पॉलिटिशियन थे वो, डोमिनिक नाम था उनका। अब पता है उसमें मेजर चीज क्या है कि वो तो चलो इंटरव्यू है जो काफी पॉपुलर होता है, वो मेजर चीज ये है कि पोलैंड जो कंट्री है ना, वहाँ के लोगों का मुस्लिम्स के लिए जो उनका थॉट प्रोसेस है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी के दुनिया के पार्ट से। वो इंटरव्यू छोड़ो आप, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे प्यू रिसर्च सेंटर ने एक स्टडी करी थी। स्टडी में पता चला था कि 41% लोग पोलैंड में ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने देश में किसी भी मुस्लिम सिटीजन को नहीं रहने देना चाहते। और जब मैं कह रहा हूँ ना 41% लोग ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 59% ये चाहते हैं कि भाई होने चाहिए मुस्लिम हमारे देश में सिटीजन एज सिटीजन। इसका मतलब ये है कि बाकियों ने कोई जवाब दिया नहीं, या उन्होंने मना कर दिया सर्वे में पार्टिसिपेट करने से, या किसी ने दिया होगा, पर 41% ने क्लियर कट बोला कि हमें नहीं चाहिए मुस्लिम एज सिटीजन ऑफ अवर कंट्री इन पोलैंड। और वो भी तब है ये डेटा जब पोलैंड के 88% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी, जिनकी जो मुलाकात है वो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से हुई ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पोलैंड के सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, पोलैंड के लोग भी कुछ ऐसे सोचते हैं कि मुस्लिम्स का किसी भी देश में आना बहुत बड़ा खतरा है उस देश की स्टेबिलिटी में। और ये वहाँ के पॉलिटिशियन बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ ना तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ना ही कभी कोई टेररिस्ट अटैक हुआ। The reason why we had not even one terrorist attack. This is why Poland is so safe. और ये फैक्चुअली ट्रू भी है। इनफैक्ट जिस टाइम पे पोलैंड के अंदर वोटिंग हुई थी कि भाई इमिग्रेंट्स को अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, यहीं पे ज्यादातर मुस्लिम इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ से। तो पोलैंड ने क्लियर कट ये बोला कि पोलैंड के लोगों ने वोट करा, वो भी 96.8% लोगों ने, कि भाई हमें नहीं चाहिए इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स, या इलीगल छोड़ो नॉर्मल इमिग्रेंट्स भी नहीं चाहिए इफ दे आर मुस्लिम्स। खैर अब इसमें क्या पोलैंड सही है क्या पोलैंड गलत है, वो डिसीजन लेने वाले तो हम कोई नहीं होते, स्पेशली मैं तो कोई नहीं होता। आप लोग फ्री हो, आप जो कमेंट में आपको जो ओपिनियन लगता है आप अपना रख सकते हो, बस ओपिनियन ठीक से रखना, गाली गलौज कुछ भी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से रखो, बातें करो, डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो इस पर्पस है ना इस वीडियो को क्रिएट करने का, वो ये है कि पोलैंड ऐसा कंट्री कैसे है जो जिसका जो माइंडसेट है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जब भी हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं ना, इंग्लैंड, यूएसए और यूरोप की बाकी की कंट्रीज, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई भाई बड़े प्रोग्रेसिव हैं और बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, लेकिन पोलैंड वैसा नहीं है। पोलैंड बिल्कुल उसका रिवर्स है। पोलैंड बहुत ही ज्यादा रिलीजियस कंट्री है। वहाँ के लोग रोमन कैथोलिक है, मतलब एक प्रॉपर रोमन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करते हैं। वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफी कंजर्वेटिव है रिलीजन को लेके। एबॉर्शन वहाँ पे ऑलमोस्ट बैंड है, एबॉर्शन। तो ये सारा कुछ हुआ कैसे, इसके पीछे एक्चुअल में पोलैंड की स्टोरी है जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। जो लोग सुन रहे हैं उसमें से 99% लोगों को नहीं पता होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मैप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा मैप में, इधर तो है मिडिल ईस्ट, ठीक है, अगर मैं ये गोला मान लूं या मेरा ये हाथ, इधर यूरोप है। ऐसे नहीं है, दोनों ऐसे हैं थोड़े से, यूरोप यहाँ पे है और यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, और बीच में फिर नीचे की साइड इनके है अफ्रीका, ठीक है, और बीच में मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में पड़ता है कहीं ना कहीं इजराइल वाला पार्ट, जो काफी कंट्रोवर्शियल हमेशा से रहा है, वो जो भूमि का वो पार्ट है। अब ये आपको पता है कि मिडिल ईस्ट का जो ये वाला पार्ट है वो मुस्लिम मेजोरिटी पार्ट है, यूरोप का जो ये वाला पार्ट है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी पार्ट है। वो अपने रिलीजन को कौन कितना फॉलो करता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन बोर्न इनटू देयर रिलीजन के हिसाब से ऐसे ऐसे है, और ये आज से नहीं है। इनफैक्ट जो मुस्लिम एम्पायर्स थे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम एम्पायर थे, या फिर जो क्रिश्चियन स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर थे, उनके आपस में बहुत ही गंदे वाले झगड़े हुए हैं रिलीजन के बेसिस पे। अगर एम्पायर से कभी बहुत ही गंदी लड़ाई हुई है तो उनमें से डेडलीस्ट लड़ाइयों में ये वाले लड़ाइयां आती हैं। क्रिश्चियंस का जो स्टार्टिंग में एम्पायर था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो था रोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन भी था। इधर जो मुस्लिम एम्पायर था जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था ओटोमन एम्पायर, जो टर्की से बेस्ड था। अब बात यह है कि रोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर का टाइम जब चला गया और यूरोप काफी वीक हो गया था, 1600 के आसपास की बात है, ये एग्जैक्टली 1683 के आसपास की बात है। तो जब यूरोप बहुत वीक हो गया था और वहां पे क्रिश्चियन एम्पायर्स में से सिर्फ एक ही एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर करके, और वो ऑस्ट्रिया के अंदर था और वियना उनकी कैपिटल थी। उस एम्पायर का भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एम्पायर था और पूरे यूरोप को रूल कर रहा है। उसके अलावा जितने भी कंट्रीज थे ना, ये इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये सब में अपना अपना छोटे मोटे किंगडम्स थे और सब वीक थे। किसी के अंदर अपनी खुद की लड़ाई चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, किसी के अंदर कोई महाभारत चल रही है, ये सारा सीन रहता था। उस टाइम पे मुस्लिम एम्पायर्स में ओटोमन एम्पायर 1683 के टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था।
इस पर्टिकुलर रीजन में स्पेशली, जिन्हें तुर्क भी बोलते हैं। तो ओटोमन एम्पायर ने धीरे धीरे यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू किया, और बढ़ने का मतलब ये है कि सिर्फ एम्पायर का पर्पस ये नहीं होता था कि भाई किंगडम जीतना है, ये भी होता था कि अपने रिलीजन को आपको आगे लेके जाना है और दूसरे के रिलीजन को डिफीट करना है, एक तरीके का ऐसा ही कुछ लड़ाई चलती थी। और ओटोमन एम्पायर इस टाइम पे बहुत ही ह्यूज था, बहुत ही डेंजरस था और अच्छा खासा बड़े साइज का था। लाखों की गिनती में इनके पास सोल्जर्स थे, इनकी आर्मी थी। इन लोगों ने बढ़ना शुरू किया ओटोमन एम्पायर ने। और अगर आप यूरोप के स्टार्टिंग के कंट्रीज देखोगे ना, जैसे टर्की जो है ना, वो आधा मिडिल ईस्ट में आधा यूरोप में, आप ऐसे समझ सकते हो। और टर्की जो है वहीं से ही ओटोमन एम्पायर बेस्ड था। उन्होंने जब ऊपर बढ़ना शुरू किया यूरोप की साइड, जब ये बेसिक स्टार्टिंग के कंट्रीज आए जैसे कि बुल्गारिया, हंगरी और आज के टाइम पे कोसोनोवा, और ये सारे कंट्रीज आने शुरू हुए, तो ये सारे कंट्रीज को इजिली ओटोमन एम्पायर ने डिफीट कर दिया और ओटोमन एम्पायर पहुंच गया वियना तक। वियना मतलब जो हैब्सबर्ग एम्पायर का कैपिटल थी। तो ओटोमन एम्पायर वियना पहुंच गया, हैब्सबर्ग एम्पायर की कैपिटल, और उन्होंने वियना को सीज कर लिया बाहर से। लगातार 2 दिन से उस सिटी को सीज कर रखा था। और आज की डेट में भी अगर आप ये देखोगे ना कि ओटोमन एम्पायर ने जहां जहां पे जाके कंट्रोल ले लिया था यूरोप के अंदर, आज वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। जैसे बुल्गारिया आप देख लो, कोसोनोवा में तो 90 to 95% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके ऊपर इवन नॉर्थ मैसिडोनिया जो है, जो कभी बहुत ही बड़ी एक किंगडम रह चुका था ग्रीक्स का, वो भी आज के टाइम पे उसमें भी 33 के आसपास, 33% के आसपास मुस्लिम्स हैं। और यूरोप के अच्छे खासे कंट्रीज वियना जाने तक उनकी पॉपुलेशन जो है वहां पे, वो मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अब वियना में अगर ओटोमन एम्पायर सक्सेसफुल हो जाता उसको डिफीट करने में, तो उनका अगला टारगेट होता वेस्टर्न यूरोप, यानी कि कौन? फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, मतलब वो यूरोप जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट यूरोप माना जाता है, स्पेशली जब इकोनॉमी वगैरह की बातें आती हैं। तो ओटोमन एम्पायर अगर वियना को डिफीट कर देता, तो आज की डेट में यूरोप में इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा होती है और उनका अच्छा खासा कंट्रोल होता है, और क्रिश्चियनिटी शायद काफी पुश अवे हो जाती। इसके बहुत ही हाई चांसेस थे। और ओटोमन एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग था, अपनी जो उनकी बैटल था वो बढ़िया करके चला रहे थे, वियना को सीज कर चुके थे। लेकिन फिर आया एक बहुत ही, ये मान लो, क्रिटिकल मोमेंट, जहां से बाजी पलट गई। अब बाजी कैसे पलटी कि पोलैंड के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे जैन III सोबिएस्की। इन्होंने डिसाइड करा कि ये जाके क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन वर्ल्ड को बचाएंगे। यूरोप को बचाना मतलब क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड को बचाना, यही होता है एक तरीके से। इन्होंने जाके वहां पे माउंटेन वाले रीजन से अचानक से अटैक कर दिया ओटोमन एम्पायर के ऊपर वियना के अंदर, पोलैंड से मूव करने के बाद। और अटैक इतना तगड़ा करा कि इवन के पोलिश किंग की जो आर्मी थी वो छोटी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया ओटोमन एम्पायर का। पोलिश किंग के पास जो वॉरियर्स थे वो 1 नंबर के वॉरियर्स थे, वो वाले वॉरियर्स जिनको हुजाज बोलते थे। हुजाज मतलब आप फोटोज वगैरह देख लेना, उन वॉरियर्स के पीछे ना पंख होते थे बहुत अलग टाइप के, और मतलब फियर्स वॉरियर्स होते थे वो। 5:1 में लड़ते थे वो, मतलब सामने के 5 बंदों को एक बंदा उड़ा देता था। तगड़े तगड़े बंदे, और पीछे विंग लगा रखी है, लार्जर देन लाइफ पिक्चर होती थी उनकी, और बहुत ही तगड़े वॉरियर्स थे। उन्होंने ओटोमन एम्पायर का वो हाल किया कि ओटोमन एम्पायर जो है उसके बाद कभी वापस यूरोप नहीं आया। और ये सच्चाई है कि उस टाइम पे पोलिश किंग का काफी, हालांकि नाम भी हुआ, हीरो भी बने वो, और काफी तारीफ भी करी। और जो पोलिश किंग थे उन्होंने यूरोप के मेजर पार्ट को, ये मान लो कि क्रिश्चियनिटी से हटके इस्लाम में कन्वर्ट होने से बहुत बड़े हिस्से को बचा लिया। लेकिन इसके बाद में पोलैंड के साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्रेडिट तो छोड़ो, तारीफ तो छोड़ो, उन्होंने मौका देखा कि भाई पोलैंड जो है वो किंगडम है, वो काफी वीक हो गया है लड़ाई के बाद में। तो वहां पे अपना जो उनका स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, वो बहुत डिफरेंट था। ऐसा नहीं था भाई कि किंग है तो किंग की बातें चलेंगी और सब खत्म। वहां अपना एक किंग होता था, और बाकी जो वॉरियर्स होते थे या बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनके नोबल मैन होते थे, नोबल्स। और उनकी जो पार्लियामेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता था, उसमें बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था कि जितने भी नोबल मैन है उनके सजेशंस के बाद ही कोई चेंज करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या देश में क्या डिसीजन लेना है वो उनके सजेशन के बाद ही होगा। अगर किसी भी नोबल ने वीटो कर दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा, सबकी इज्जत होगी। और किंग ऐसा नहीं है कि अपनी चलाएगा। ये पोलैंड का स्ट्रक्चर था, एक काइंड ऑफ सेमी डेमोक्रेटिक मान सकते हो आप, और आपको लगेगा कि प्रोग्रेसिव है, लेकिन प्रोग्रेसिव कुछ था नहीं। क्यों? क्योंकि जब बाकी के यूरोपियन किंगडम्स थे उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू करा। अब भाई 100 नोबल्स होंगे एक कंट्री में, तो आपको एक नोबल को रिश्वत देके उसे अपनी साइड करने में कितनी देर लग रही है? ऐसे करके जितने भी नोबल्स थे उनको कभी ना कभी रिश्वत देके पोलैंड किंगडम को इतना वीक कर दिया गया कि भाई अगर नई शिप खरीदनी है, नई नेवी बनानी है, आर्मी मॉडिफाई करनी है, इकोनॉमी मॉडिफाई करनी है, कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नोबल जो है वो उठ के वीटो कर देता है, मतलब डिसएग्री कर देता है। और वो करता क्यों है? क्योंकि उसे रिश्वत मिल चुकी है बाहर के किंगडम से, जो किंगडम कहीं इंग्लैंड में, फ्रांस में, या कहीं और ऑस्ट्रिया में, यहाँ या रशिया में भी यहाँ पे चल रहे थे। वो इसलिए करते थे ताकि पोलैंड को डिफीट करा जा सके, और पोलैंड जो है वो इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए यूरोप के अंदर कि भाई वो सबको रूल करना शुरू करते। और इस साजिश में मेनली 3 एम्पायर्स थे जो रोल प्ले कर रहे थे। पहला था जर्मनी, दूसरा था रशिया, और तीसरा था ऑस्ट्रिया।
इनको यूरोप के अंदर पावर कंट्रोल में रखनी थी, इसलिए पोलैंड को बीट करना जरूरी था। ये तीनों एक हो गए और 1772, 1793 और 1795 इन 3 सालों में इन्होंने पोलैंड का धीरे धीरे पार्टीशन करना स्टार्ट करा। उन नोबल्स को और पोलैंड के जो टेरिटरीज के लीडर्स थे उनको रिश्वत दे के अपने साथ मिलाना शुरू करा। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने धीरे धीरे पोलैंड की जो टेरिटरीज थी वो अपने एम्पायर में मिला ली। पोलैंड वैसे ही वीक होता चला गया क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो पार्लियामेंट है काइंड ऑफ, उसमें कोई डिसीजन तो लिया नहीं जा रहा और पोलैंड वीक होता जा रहा है। 1795 को लास्ट डेट थी जब पोलैंड का कोई पार्ट बचा था। उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी इन तीनों ने पोलैंड को डिवाइड कर लिया और पोलैंड 123 सालों के लिए 1795 में गायब हो गया। पोलैंड की जो आइडेंटिटी थी वो गायब हो गई। पोलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था 1795 के बाद। 123 साल तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया। और गलती क्या थी पोलैंड की? गलती ये थी कि पोलैंड फियर्स वॉरियर के साथ साथ बहुत ज्यादा ये मान लो कि फ्लेक्सिबल हो गया था, एक्सेप्टिंग हो गया था। जैसे कि अगर ज्यूज आ रहे हैं तो पोलैंड में सबसे ज्यादा ज्यूज होते थे उस टाइम पे। पोलैंड की पॉपुलेशन का 10% हिस्सा ज्यूज थे क्योंकि वो एक्सेप्ट सबको करते थे। अगर कोई कहीं पे सताया हुआ ग्रुप है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी क्रिश्चियनिटी में एक क्लासिफिकेशन मान सकते हो आप, और कोई भी अगर डाइवर्स ग्रुप आ रहा है जिसपे कहीं अत्याचार हो रहा है तो पोलैंड उसको आराम से बुला लेता था। लेकिन फिर जब वो आते थे, उनकी पॉपुलेशन होती थी, फिर उनके नोबल्स भी होते थे। नोबल्स होते थे, वही नोबल्स को रिश्वत देके पोलैंड को बेवकूफ बनाया गया बहुत लंबे टाइम तक। और फिर पोलैंड को जो है टोटली डिवाइड करके पार्टीशन करके 123 साल तक उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। उसका बेसिक रीजन ये था कि वो पोलैंड जो है वो बहुत डाइवर्स था। वही लोग जिनको पोलैंड ने जगह दी वही पोलैंड की बर्बादी का कारण बन गए। पोलैंड तो डिसअपियर हो गया 123 सालों के लिए, लेकिन पॉलिश जो लोग थे, जो उनकी नेशनलिज्म थी, उनकी आइडेंटिटी थी, वो गायब नहीं हुई। ये जितना हिस्सा जर्मनी के पास गया, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास, कुछ रशिया के पास, इन लोगों ने पॉलिश कल्चर को खूब दबाने की कोशिश करी, वहां के लोगों पे अत्याचार करा, उनकी लैंग्वेज को दबाया कि भाई रशियन पढ़ो, जर्मन पढ़ो। और जो उनका क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने का तरीका था, जैसे वो रोमन कैथोलिक थे, वो भी हटा दिया कि भाई नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आपको माननी है। पॉलिश आइडेंटिटी को पूरा रिमूव करने की कोशिश करी गई। 123 साल तक ये चला और फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये तीनों ही वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा थे। जर्मनी तो हार ही गया था सीधे सीधे। और वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक इतना बुरा हाल हो गया था इन एम्पायर्स का कि पोलैंड को ऑटोमेटिकली आजादी मिल गई। कुछ उसमें यूएस ने सपोर्ट कर दिया और पोलैंड को आजादी मिल गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि पोलैंड के जो लोग थे उनके पास नेशनलिज्म था, आइडेंटिटी थी, लेकिन उनके पास फाइट करने के लिए आर्मी थोड़ी थी या फिर उनके पास इकोनॉमी थोड़ी थी उनकी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यादा फर्क है नहीं। 1940-45 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 है। 15-20 साल के इस डिफरेंस में पोलैंड कोई खास आर्मी तो क्रिएट कर नहीं पाया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आप ये देखो सरप्राइजिंग चीज कि पोलैंड के साथ कितना गलत हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी एक साइड था, जर्मनी के साथ इटली, जापान वगैरह थे। इधर कौन था? यूएसए, यूके और साथ में सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और जर्मनी दोनों अलग अलग साइड होने के बावजूद इन दोनों ने एक बिहाइंड द वॉल एक पैक्ट साइन करा था कि भाई पोलैंड को एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़े ठीक है अपनी जगह पे, पोलैंड को एक काम करते हैं, पोलैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और तुम अपना रख लेना, हम अपना रख लेंगे, क्योंकि पोलैंड वीक था। और यही हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। एक तरफ से सोवियत यूनियन ने उस पर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया अटैक करके, और एक तरफ से जर्मनी ने। पोलैंड फिर से नक्शे से हट गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन जीत गया, जर्मनी हार गया। सोवियत यूनियन ने बोला कि भाई पोलैंड जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, जर्मनी का जो एरिया है उसको थोड़ा सा ग्रैब कर लो, जर्मनी तो हार ही गया, और तुम्हारा जो पोलैंड वाला एरिया है उसका थोड़ा सा एरिया हमें चाहिए और हम रशिया में मिला लेंगे उसको, रशिया में या फिर बेलारूस और यूक्रेन में मिला लेंगे। उस टाइम वो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। पोलैंड को अच्छा खासा इन्होंने जो है डिवाइड कर दिया, मतलब उसे शिफ्ट कर दिया। कभी आपने दुनिया में सोचा सुना है कि किसी कंट्री को शिफ्ट कर दिया गया हो? पोलैंड को शिफ्ट कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पोलैंड की एक आइडेंटिटी तो बनी, लेकिन पोलैंड सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन का एक पपेट स्टेट बन गया। वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी वो सोवियत यूनियन की पपेट थी। और ये सब चला 1989 तक, जब तक सोवियत यूनियन खुद भी वीक नहीं हो गया। तब तक पोलैंड जो है, पॉलिश सिटीजन्स जो है, वहां के लोग जो हैं, वो सीधे सीधे सोवियत यूनियन से जो इंस्ट्रक्शंस आते थे वो पॉलिश लोगों पे थोपे जाते थे। 1989 में जाके पहली बार ऐसा हुआ कि पोलैंड के लोगों को प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंस मिली। कम्युनिस्ट जो रजीम थी वो खत्म हुई और वहां पे डेमोक्रेसी आई। अब आप इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है और उसको आजादी मिल रही है 1990 में। कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी 1990 से शायद पहले पैदा हुए होंगे। तो पोलैंड तो एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो सो कॉल्ड रिच लोगों में पैदा हुआ है। यूके, फ्रांस पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कंट्री थे उस टाइम पे जब इंडिया को आजादी मिली थी। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो इन्हीं के ही दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। एक ऐसा कंट्री यूरोप का जो खुद कॉलोनी बना हुआ था, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही इन लोगों ने नहीं छोड़ी थी। अब इस सब के बीच में
ये भी हुआ कि जो ज्यूज रहते थे पोलैंड में उन लोगों को एग्जीक्यूट करा गया। जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में पोलैंड को आधा हिस्सा ले लिया था तो वो वहां पे ज्यूज को एग्जीक्यूट ही तो कर रहे थे। जो होलोकास्ट का मेजर जगह थी वो पोलैंड था, जर्मनी नहीं थी। पोलैंड में ये सारा कांड करते थे और वैसे भी पोलैंड में ज्यूज की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। तो 1990s के बाद में पोलैंड के जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड करा कि दुनिया का हो गया। वो ना रशिया पे ट्रस्ट करते हैं, ना जर्मनी पे, ना पूरे के पूरे यूरोप पे। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पोलैंड नेशनलिज्म पे ट्रस्ट करते हैं। और उनका आज भी वही मानना है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इस्लामिक रूल से या फिर इस्लामिक एम्पायर से बचाया था। और वो आज भी यही मानते हैं कि वही क्रिश्चियनिटी के एक तरीके से वॉरियर्स हैं, उन्होंने ही बचाया था। वो आज भी क्रिश्चियनिटी को बहुत सीरियसली, और बहुत ही रिलीजियस लोग हैं वो, और उनको लगता भी यही है कि जिस टाइम पे पूरा अत्याचार पॉलिश लोगों के ऊपर हुआ है इस पूरे अंतराल में, तो सिर्फ चर्च ने उनके लोगों को बचाया है। तो इस टाइम पे ना तो वो पहली बात तो यूरोपियन कंट्रीज की सुनते हैं, ना वो यूरोपियन कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी है प्रोग्रेसिव लिबरल उन सबको मानते हैं। वो कंजर्वेटिव हैं, अपने तरीके से चलते हैं, अपनी क्रिश्चियनिटी को टॉप पे रखते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ को टॉप पे रखते हैं, किसी की सुनते नहीं है। और यही रीजन है कि पोलैंड जो है वो टोटली एक डिफरेंट कंट्री है। उसके सोचने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसका अपनी इकोनॉमी को रन करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। यहाँ तक कि जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर नॉर्मल इमिग्रेंट्स को भी नहीं लेते, फिर भी उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है। शायद वीडियो में काफी कुछ हो गया क्योंकि कंटेंट थोड़ा हैवी था, पर अगर लगे तो दोबारा सुन लेना। कोई भी बात हो तो कमेंट में, यू आर मोस्ट वेलकम। दैट्स इट।